गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा की त्रिज्या। बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा की त्रिज्या, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो किसी भी कक्षा की त्रिज्या हम कैसे लाएंगे। तो मान लो यंत्र कक्षा की त्रिज्या हमको लाना है तो उसको कैसे लाएंगे, यानी बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा की त्रिज्या। बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा की त्रिज्या। बोर मॉडल में क्या क्या बताया गया है उसका पीछे लेक्चर हो चुका है, फिर भी हम 1 मिनट में रिपीट कर देते हैं। बोर के द्वारा ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी कक्षा में न घूमकर कुछ विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, और उन विशेष कक्षाओं को विकिरण रहित कक्षा या स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उस कक्षा में घूमता है जिसके लिए कोणीय संवेग का जो मान होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज। और जब वह उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है विकिरण के रूप में, और जब निम्न से उच्च में जाता है तो अवशोषित होती है। और जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसकी हेल्प से हम आवृत्ति का कैसे सूत्र लाते हैं, तो याचनी बराबर फार्मूला होता है En माइनस EP, है ना। n ऑर्बिट से p ऑर्बिट में, n कक्षा से p में जाएगा तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, ये दोनों का अंतर इस फार्मूला से ज्ञात करेंगे, है ना। और ये इससे आवृत्ति आ जाएगी। इसका डिटेल पीछे लेक्चर में हो चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए। तो अब केंद्र बल जो है विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 2-3 बातों को जानना होगा। पहला तो अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r, अभिकेंद्र बल इसको बोलते हैं। अब विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², ये भी आपको आना चाहिए। कूलाम के नियम से यह है सेंट्रीपेटल अभिकेंद्र बल, यह अभिकेंद्र बल mv²/r, अब विद्युत आकर्षण बल और ये होता है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब बोर के अभिगृहित पता होना चाहिए। तो ये पीछे लेक्चर हो चुका है, क्रम से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। सीरियल से नहीं पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आए ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आप क्रम से पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसी दिक्कत आ ही नहीं सकती किसी भी टॉपिक में। तो बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा की त्रिज्या हम मानकर चलते हैं कि ये रहा। ये क्या है, ZE न्यूक्लियर नाभिक, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है R। यहाँ पर ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका आवेश जो है, ये द्रव्यमान जो है वो क्या है m, भी वेग से मान लीजिए क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। नाभिक है ये, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें आवेश ऋण E है, आवेश उसका क्या है -E, उसका द्रव्यमान क्या है m है। किस वेग से घूम रहा है, v वेग से। मान लो 11वीं कक्षा की त्रिज्या r है, ठीक है ना। तो जब वो घूमेगा तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। घूमने के लिए किस बल की ज़रूरत पड़ती है, अभिकेंद्र बल। और वो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। तो जब ये घूमेगा तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि वो कहीं से मिलेगा तभी घूमेगा। अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। तो वो अभिकेंद्र बल की ज़रूरत ये है, और इस ज़रूरत को पूरा कौन करेगा, तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल से। तो नाभिक के द्वारा इस पर लगने वाला बल इस फार्मूला से ला देंगे। तो ये Q1 मतलब नाभिक का आवेश ले लेंगे, और Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे, और उन दोनों को बराबर करेंगे तो हमको किसी का मान मिलेगा। और एक बोर का क्वांटम सिद्धांत लगाएंगे, L बराबर NH/2 पाई, है ना। बोर का क्वांटम सिद्धांत यानी बोर के आधार पर न लाना है, तो बोर के पास्टुलेट का उपयोग करके हम लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या कहा हमने,
मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जिसमें आवेश ऋण m e है, द्रव्यमान m है, वह भी वेग से नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के यानवी कक्षा में, r त्रिज्या के यानवी कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। तो उसको परिभ्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो अभिकेंद्र बल बराबर विद्युत बल कर लेंगे, यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश -e तथा द्रव्यमान m है, वह नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की यानवी कक्षा में भी वेग से घूम रहा है। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश -e तथा द्रव्यमान m है, वह नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की यानवी कक्षा में भी वेग से घूम रहा है। तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल बराबर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल कूलाम के नियम से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो वृत्तिगत के लिए अभिकेंद्र बल mv²/r और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE गुणे E/r², इस फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नाभिक का आवेश, ZE इलेक्ट्रॉन का आवेश, E माइनस नहीं लिखा जाता है, कूलाम के नियम में पढ़ाया गया था कि आवेश का परिमाण लिखा जाता है। ये r से r कैंसिल, तो mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से r को इधर ला देते हैं, ठीक है, या भी रहे ऐसे भी का मान ना लो, तो v² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² ये mr, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या कहा हमने, अब केंद्र बल बराबर विद्युत आकर्षण बल, अब केंद्र बल mv²/r, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², Q1 ZE इलेक्ट्रॉन का आवेश। ध्यान देना, आवेश इलेक्ट्रॉन का ऋण होता है, लेकिन जब बल लगाते हैं कूलाम के नियम से तो आवेश का परिमाण लिखा जाता है। ये यहाँ तक पहुँच गए, किंतु बोर के क्वांटम सिद्धांत से L बराबर होता है NH/2 पाई, L बराबर होता है mvr बराबर ये हो गए NH/2 पाई, LH/2 पाई। इससे
इसका मान रख देते हैं, यानी भी का मान लाओ तो भी का मान लाओगे तो क्या हो जाएगा, NH अपान 2πmr। ये भी का मान तो NH अपान 2π, ये mr इधर आ गया। भी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा NH अपान 2πmr का स्क्वायर बराबर 1/4π0 ZE स्क्वायर अपान mr। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 1/4π0 ZE स्क्वायर अपान mr। ठीक है, ये हो गया इतना, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर ये m स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, m से स्क्वायर कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ध्यान देना, पाई 4 से 4 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, m से स्क्वायर कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, इधर पाई m r बचा है, ध्यान देना क्या बचा, फिर से सुन लो, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये पाई से स्क्वायर कैंसिल, एक ठो पाई बचा है, m से स्क्वायर कैंसिल, एक ठो m बचा है, r से स्क्वायर कैंसिल, एक r बचा है, मीन्स n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m r बराबर, उधर क्या बचा, ZE स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा पाई m r ZE स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, तो r बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है, ये है 11वीं कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये चाहो तो इसको आप n लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, अब बताना, ये तो क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है, h का मान फिक्स होता है, पाई का मान फिक्स होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, E आवेश फिक्स है, और जिस परमाणु के लिए लेंगे तो Z का मान भी फिक्स होगा। यदि इसी को हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखा जाए तो Z 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सब कुछ है, n स्क्वायर को छोड़कर सब कुछ क्या हो जाएगा, नियतांक या। ठीक है ना, तो यानी किसी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उस कक्ष क्रमांक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी किसी कक्षा की त्रिज्या उस कक्ष की क्रम संख्या है ना, स्पष्ट है। स्पष्ट है कि किसी कक्षा की त्रिज्या उस कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
ये पता चला। स्पष्ट है कि किसी कक्षा की त्रिज्या उस कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यदि प्रथम कक्षा की त्रिज्या आपको पता रहे तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या उसका 4 गुना होगा। यदि प्रथम कक्षा की त्रिज्या आपको पता चल जाए तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या उसका 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 गुना, तृतीय कक्षा की तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। यानी प्रथम कक्षा की त्रिज्या आपको मालूम है तो दूसरे का निकालोगे तो 4 गुना होगी पहले वाले से, तीसरे का निकालोगे तो 9 गुना, चौथे का निकालोगे तो 16 गुना, इस प्रकार से। अब हम यदि मान लीजिए प्रथम कक्षा की निकाले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो प्रथम कक्षा के लिए तो Z बराबर 1 लेंगे, N बराबर भी 1 ले लेंगे और इन सब का मान रखते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या होगा। यानी क्या फार्मूला आया था, R बराबर अफलान नाट N स्क्वायर H स्क्वायर पाई M ZE स्क्वायर, ये आया। ठीक है ना। ये हम लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के लिए तो N बराबर तो 1 और Z बराबर 1, प्रथम कक्षा के कारण ये, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1, M बराबर तो इलेक्ट्रॉन का ये जानते हैं 10⁻31 kg, और E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और अफलान नाट का मान 8.85 × 10⁻12 N-1 मीटर-2 कूलाम स्क्वायर, H का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये अपाई का मान कितना होता है 3.14। इन सब मानों को इसमें रख दिया जाए, इन सभी मानों को समीकरण में रख दिया जाए। ठीक है ना। तो R बराबर R1, ये N था ना तो N का मान 1, तो R1 बराबर इन सब मानों को रखेंगे, इन सब मानों को इनको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आएगा। तो R1 = 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब ये ना कहना कि सर आप हल करके दिखाइए, इन सब वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेना, और जब सॉल्व करेंगे तो इतने के आसपास आता है, और ये 10⁻⁻10 मीटर रहेगा, तो इसको एंगस्ट्रॉम में हमने कर दिया। रख के देख लेना, है ना। कैलकुलेशन ये नहीं कि अब कैलकुलेशन हम पूरा करके दिखाएं, इतना तो कर सकते हो, है ना। और एट लास्ट ये याद रखना कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी होती है, ये फिक्स वैल्यू ही है ना। अब हमने कहा कि द्वितीय कक्षा की निकालना हो, किसकी निकालना हो, ये प्रथम कक्षा की, यानी प्रथम कक्षा की कितना आया, प्रथम कक्षा की त्रिज्या आपको मिल गया कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। द्वितीय का कितना होगा, तो हमने कहा कि 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, तो 0.53 इंटू 4, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 21, ये हो गया। ठीक है ना। अब तृतीय कक्षा के निकालना हो, ठीक है ना, वर्ग हो जाता है स्क्वायर में लगा होने की वजह से। अब तृतीय का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसी का तृतीय कक्षा की जब निकालेंगे तो क्या होगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। तो 0.53 इंटू 9, 9 × 3 = 27 और 9 × 45 247, ये 4.77 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी कक्षा का निकाल सकते हैं। ठीक, 9 त्रिक 27, 9 पन्ना 45, ये जो भी आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यदि प्रथम कक्षा का पता रहेगा तो दूसरे कक्षा का 2-4 गुना कर दो, तीसरी कक्षा के लिए तो 9 गुना, इस प्रकार करते हुए आप किसी का भी ला सकते हो। तो इसमें फाइनल क्या पता चला, 2 बातों को जरूर याद रखना कि Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर और R1 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इतना हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए ये त्रिज्या इतनी होती है, और Rn प्रोपोर्शनल ये n स्क्वायर, मतलब किसी भी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उस कक्षा क्रमांक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब इस यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे चलकर हम बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बताएंगे, ऊर्जा बताएंगे, आवर्तकाल बताएंगे, एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब आएगा। तो थैंक यू।